अब ये है वो चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स गलती करते हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्शन का मेन कारण यही है, चूज़ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि आप किस सर्विस कैटेगरी में आते हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। Hello, dear parents. A very warm welcome to all of you who are trying to get admission of the award in class 1. क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको खुद अभी ऑनलाइन अप्लाई कर कर दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, और उन सभी गलतियों से बचिए जिन गलतियों को करने की वजह से नॉर्मली फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, यहाँ पर गूगल मैंने खोल रखा है, गूगल क्रोम। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ऐसे लिखिए के वी एडमिशन, और जैसे ही आपको ऊपर दिखे के वी एडमिशन 2024, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका एक लैंडिंग पेज दिखेगा। ये देखिए, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, ये सबसे पहले जो दिख रहा है हम इसी इसी को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट लिंक्स वगैरह दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे वेबसाइट पर हम पहले साइन अप करते हैं फिर लॉगिन करते हैं, तो ये साइन अप प्रोसेस है। यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, और यहाँ पर ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इनको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोटोग्राफ, स्कैन फ़ोटोग्राफ, जो एट द मोस्ट 256 KB का होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा साइज़ लोगे तो वो अपलोड नहीं करेगा। बच्चे का चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी एक स्कैन कॉपी 256 KB तक होनी चाहिए। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, उन वेबसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रांसफ़र डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके ट्रांसफ़र की डिटेल्स भी आपको तैयार रखनी है। अब इसमें दो स्टेप्स हैं जो कि बहुत नेसेसरी है। पहला स्टेप है लॉगिन कोड लेना। लॉगिन कोड कैसे मिलेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लोगे तब आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा, फिर आप लॉगिन करेंगे उससे, और लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरह से भरेंगे। भरने के बाद उसको जब आप सबमिट करेंगे तब आपको एक और कोड मिलेगा जिसको एप्लीकेशन सबमिशन कोड का कहा गया है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, ठीक है। ये सबमिशन कोड और लॉगिन कोड दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब ये दोनों फिफ्थ ए और फिफ्थ बी, ये फिफ्थ ए है, ये फिफ्थ बी, ये दोनों स्टेप्स पूरे होने के बाद ही एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने सिर्फ फिफ्थ ए कंप्लीट कर लिया, मतलब लॉगिन कोड ले लिया और लॉगिन कर लिया और एप्लीकेशन पूरी भर ली, लेकिन आपने सबमिट नहीं किया उसको और आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं आया है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हुआ ही नहीं है KVS को, और उस केस में जो है आपका बच्चे का एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक हो सके आपको ऐसे फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना चाहिए जो कि आपका खुद का हो, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के फ़ोन से नहीं करना चाहिए आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी भी फर्दर कम्युनिकेशन होंगी वो सब उसी फ़ोन नंबर से होंगी। और फॉर्म में जो है हर जगह आपको एक सेव एप्लीकेशन बटन दिखेगा, जैसा जैसे आप भरते जाएं उसको कंप्लीट करते जाइए, ताकि अगली बार जब आप मान लीजिए लॉग आउट करने के बाद वापस लॉगिन करें तो वो वहाँ पर सेव रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो बाकी सारी कुछ डिटेल्स हैं, आप भरने से पहले इनको चेक कर लीजिएगा। मैं अब सीधा चलता हूँ यहाँ पर, ये रहा। ये आपको टिक करना ज़रूरी है, आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द ऑल द सेक्शन एंड सब सेक्शन। इसको करने के बाद जब आप पढ़ लेंगे तो इसको टिक कीजिएगा। इसको टिक करने के बाद ही प्रोसीड आगे आप कर पाएंगे।
तो जब ये आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा, इस तरह का पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मुरली, फिर मिडल नेम लिख लेता हूँ प्रसाद, यहाँ पे मुरली, यहाँ पे प्रसाद और यहाँ शर्मा। अब अगर आपके बच्चे का नाम सिर्फ दो ही वर्ड्स का है, जैसे मान लीजिए उसका नाम है शाहीन खान, तो फिर आप जो है सिर्फ यहाँ पर शाहीन लिखिए और यहाँ पर खान लिखिए, बीच में मिडल नेम को छोड़ दीजिए। अगर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, अगर बच्चा दिव्यांग है तो आप हाँ लिखिए, अगर बच्चा दिव्यांग नहीं है तो ना लिखिए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि मुरली प्रसाद शर्मा जो है वो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नो को क्लिक कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ, अब ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ का आप यहाँ ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है वो 1 अप्रैल 2016 के बाद पैदा हुआ हो और 1 अप्रैल 2018 से पहले, मतलब उसकी एज जो है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2018 के बीच में होनी चाहिए, अगर वो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है तो। अगर वो डिफरेंटली एबल्ड है तो 2016 की बजाय 2014, यानी कि 2 साल और आप ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। लेकिन अगर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो आप ये मानकर चलिए कि उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको जो है वो एडमिशन लेते टाइम डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मान लेता हूँ बच्चे की, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में अप्रैल 2018 से पहले का होना चाहिए बच्चा, है ना। तो मैं जनवरी 1 जनवरी 2018 मानकर चलता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपर लिमिट ली है। वैसे तो आपको जो बच्चा जो है वो 16-17 का मतलब 2016-2017 के आसपास का होना चाहिए, लेकिन आप 1 अप्रैल 2018 तक के बच्चे का एडमिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अ, उसके बाद है इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन ए चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय, मतलब अगर बच्चा जो एडमिशन ले रहा है अगर वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का है, हाँ या ना। अब अगर आप एक केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी के केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, और अगर आप पेरेंट हैं तो लिखेंगे। याद रखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार लोग इस बारे में पूछते हैं कि पहले तो दादाजी का कोटा होता था, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का भी एडमिशन होता था केंद्रीय विद्यालय में। अब उस चीज़ को जो है हटा दिया गया है। अब सिर्फ जो पेरेंट्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स है, माता पिता है, उनके बच्चों का ही हो सकता है, दादा दादी का जो के कोटा है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ आप ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे कि ईमेल आईडी मैं सपोज करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ क्योंकि मुझे कोड भी लेना है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, ये देखिए। ओके, मोबाइल नंबर डालना है तो वो मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर अपना ही डालूँगा, क्योंकि अगर मैं मोबाइल नंबर किसी और का डाल दूँगा तो मैं लॉगिन ही नहीं कर पाऊँगा। ओके, ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी है और ये दोनों चीज़ें आपको अपनी ही रखनी है। उसके बाद कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए। अब मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कंप्लीट होते ही लेटर्स आर केस सेंसिटिव, ये हमने डाल दिया। हम रजिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे। अब जो है इसने मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया है। ओके, तो मैं देखता हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आया है क्या। अभी तक OTP नहीं आया है। जी, मेरे पास OTP आ गया है। अब मैं इस OTP को इसके अंदर सबमिट करता हूँ और यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को भरता हूँ। तो कैप्चा हो गया। जैसे ही मैंने इस कैप्चे को भरा और फिर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आ गई, और ये जो डिटेल्स है इनसे मैं अब लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा।
तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइंड अप इन दिस पोर्टल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। ओके। अब यहाँ पर जो ये लॉगिन कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉगिन कोड इंपॉर्टेंट है। आप इसको कहीं सेव करके रखिए। मैं इसकी एक पिक्चर लेकर रख देता हूँ ताकि अभी मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकूँ। अब हम क्योंकि हमारा साइन अप प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब हम लॉगिन के लिए इस पर क्लिक करते और ये आ गया लॉगिन कोड। ठीक है। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी और यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी प्री फिल्ड हैं। ये जो भी आपको ग्रे दिखाई दे रहा है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्री फिल्ड है। लेकिन जो अब यहाँ पर नीचे है, इसको आपको भरना है। तो आप जेंडर भरेंगे, तो जेंडर मैंने मुरली प्रसाद शर्मा लिया है तो मेल ले लेता हूँ। फैमिली इनकम ग्रुप, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या बीपीएल है, या अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगर आप इन दोनों में से यहाँ पर कुछ करते हैं तो वो फिर आपसे उस चीज़ का भी प्रूफ मांगेंगे। ओके। तो कास्ट कैटेगरी या तो जनरल, ओबीसी, क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी। ओबीसी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में फ़र्क कितना है कि आपकी जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है या 8 लाख रुपए से कम है। तो मैं इसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में लेता हूँ। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ओबीसी मेरा जो बच्चा है वो 8 लाख के मेरी सैलरी नहीं है पर ईयर। ब्लड ग्रुप चुनूंगा बी पॉजिटिव। वी शुड ऑलवेज स्टे बी पॉजिटिव और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट करने पर आपको देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ गई। ठीक है। तो जैसा कि आया मदर्स डिटेल, तो मदर्स डिटेल में मैं यहाँ पर लिखूँगा मिसेस और पूरा नाम लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मदर का। मदर का नाम लिख देता हूँ शकुंतला। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी फॉर्म भरूँ वो कैपिटल लेटर्स में भरूँ। शकुंतला देवी, शकुंतला शर्मा, चलिए देवी नहीं। ओके। और यहाँ पर आएगी फादर्स डिटेल, तो फादर डिटेल भी साथ में चलते हैं। और यहाँ पर नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम नाम दे देते हैं किशोर, किशोर शर्मा। ओके। प्लीज़ ध्यान रखिए, ये नाम मैंने सिर्फ आपको ये फॉर्म दिखाने के लिए किए हैं। ये एक्चुअल कैरेक्टर्स नहीं हैं। कोई मुरली प्रसाद शर्मा नहीं है, कोई शकुंतला शर्मा नहीं है, ना ही कोई किशोर शर्मा है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। नेशनलिटी, ऑफ कोर्स वी ऑल आर इंडियंस, राइट। और पिताजी की भी नेशनलिटी इंडियन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्या आप चाहते हैं कि माता पिता का आवासीय पता, मतलब दोनों पेरेंट्स का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे कंट्री। तो कंट्री इंडिया आ गई। स्टेट, अब स्टेट कौन से लें? स्टेट ले लेते हैं दिल्ली। ठीक है। और सिटी ऑफ रेजिडेंस अगेन दिल्ली हो जाएगा। और घर का पता आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। अम, मैं डमी एड्रेस दे रहा हूँ, इसका इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो जैसे मैं कोई एड्रेस ले लेता हूँ चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक। और चांदनी चौक का पिन कोड देखना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। तो चांदनी चौक मैंने अभी आपको दिया, यहाँ आप अपना एड्रेस देंगे। मैं पिन कोड दे देता हूँ। चांदनी चौक का पिन कोड है 110006। ठीक है। घर का टेलीफोन नंबर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो दे दीजिए। नहीं है तो मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप भर दीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है। ध्यान रखिए जिस पे ये स्टार लगा है यही मैंडेटरी है, जो स्टार नहीं लगा है अगर आप उसको छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये मदर का ईमेल आईडी है।
यहाँ पर पिताजी का आ गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन लिखते हैं। अम, ये भी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर भरना, ठीक है, क्योंकि ये, पर अगर आप भर देंगे तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये स्टार नहीं है, जो चीज़ स्टार नहीं है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो उसको मैं यहाँ नहीं भरूंगा और मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आता है चॉइस ऑफ स्कूल। सेलेक्ट विद्यालय 1, सेलेक्ट विद्यालय 2 एंड सेलेक्ट विद्यालय 3। तो इसका मतलब ये है कि आप 3 विद्यालय चूज कर सकते हैं अपने आसपास के। तो जैसे मैं यहाँ पर भरता हूँ दिल्ली, ठीक है, पहला, और विद्यालय का नाम, यहाँ पर आपका पूरा लिस्ट आ जाएगी, केवी दिल्ली में जितने भी केवीज है उन सब की डिटेल्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और आप जो भी आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कोई और सिटी लेके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखाता हूँ स्टेट, फॉर एग्जांपल राजस्थान एक लेकर दिखाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में आप कोई भी एक जैसे ही आप राजस्थान में चूज़ किया तो आपके पास यहाँ पर कई सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये राजस्थान में जितने भी हैं वहाँ पर आप, तो जैसे के वी बी एस एफ जोधपुर मुझसे सेलेक्ट हो गया है ऑटो ऑटोमेटिकली, तो क्योंकि ये गलत हो गया मुझसे तो मैं इसको प्रीवियस जाऊँगा। तो ये यहाँ पर आ गया, ये ऑलरेडी फिल्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट किया तो यहाँ पर मैं वापस से इसको चूज़ करूँगा और मैं अब यहाँ पर दिल्ली चूज़ कर रहा हूँ। और दिल्ली में जितने भी के वी हैं, तो मैं जैसे भरता हूँ पहला के वी दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1, ठीक है, ये मैंने पहला, और ये डिफेंस का स्कूल है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका घर जो है स्कूल से कितना दूर है, 5 किलोमीटर से कम है या उसके बराबर है या 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फ़ायदा होता है आरटीई में। क्योंकि मैंने जो कैटेगरी चुनी है, मैंने कैटेगरी चुनी है ओबीसी। ध्यान रखिए, अगर मैंने जनरल चुना होता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्कूल कहाँ है। लेकिन क्योंकि मैंने कैटेगरी चुनी है ओबीसी, अगर आप एससी और एसटी चुनते हैं तो यहाँ पर आप जो डिस्टेंस मेंशन करेंगे 5 किलोमीटर से कम अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका फॉर्म आरटीई के लिए अप्लाई हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप स्कूल में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो वहाँ पर ये वो वेरीफाई करेंगे कि आपका आपका जो एड्रेस है वो 5 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है या नहीं। इसलिए गलत सूचना कोई भी ना भरें, गलत सूचना भरने से बचें। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर करता हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा, यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीई इन दिस स्कूल एज पर केवीएस गाइडलाइंस। अगर मैं यहाँ 5 किलोमीटर से ज़्यादा करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीई, तो मैं 5 किलोमीटर मानकर चल रहा हूँ, ओके। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय स्कूल? ओके, तो आप इसको हाँ या ना अपनी चॉइस के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि मुझे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में मालूम है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ ना करता हूँ। अब ये है वो चीज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स गलती करते हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्शन का मेन कारण यही है, चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि आप किस सर्विस कैटेगरी में आते हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ओके। तो यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा आपको कैटेगरी 1 2 3 4 5। अब इन चीज़ को इस चीज़ को समझिए क्या होता है। कैटेगरी 1 का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कौन कौन से हो गए? आपका रेलवे हो गया, आपका फोर्सेस हो गई जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं वो सभी इसमें आ जाएंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, दे आर कॉल्ड कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 2 क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनमस बॉडीज, ऑटोनमस बॉडीज जैसे जितने भी नेशनल बैंक हैं,
केंद्रीय विद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सभी कैटेगरी 2 आते हैं, क्योंकि ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन ये ऑटोनमस हैं। ठीक है, ऑटोनमस का मतलब ये हो गया कि ये अपनी देख रेख खुद करते हैं, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं। तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, वो कैटेगरी 3 में आते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी स्टेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, जैसे राजस्थान की बात करता हूँ, तो राजस्थान में जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस, वो कैटेगरी 3 में आती है। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स जो है वो कैटेगरी 3 में आती है। तो फिर कैटेगरी 4 में क्या आएगा? कैटेगरी 4 में आएगा सेम वही ऑटोनमस बॉडीज ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, अंडर राजस्थान गवर्नमेंट, या अगर आप दिल्ली के हैं तो ऑटोनमस बॉडीज अंडर दिल्ली। जितने भी ऑटोनमस बॉडीज हैं वो स्टेट की, वो कैटेगरी 4 होगी। तो कैटेगरी 5 क्या हुआ? कैटेगरी 5 ऐसे लोग जो ना तो स्टेट गवर्नमेंट में हैं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, जो प्राइवेट काम करते हैं। ध्यान रखिए, प्राइवेट काम करते हैं, उनको बोलते हैं कैटेगरी 5 स्टूडेंट्स। अधिकतर आरटीई स्टूडेंट्स जो हैं कैटेगरी 5 से ही लिए जाते हैं। अगर कैटेगरी 5 से ना लेते हैं वो, तब जाके वो कैटेगरी 1 2 से किसी को एज आरटीई स्टूडेंट उठाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आरटीई स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी 5 के होते हैं। तो मैं यहाँ कैटेगरी 5 चूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मैंने दो चीज़ें की। पहला तो अपना डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर से कम बताया, जिसकी वजह से आरटीई के अंदर आ गया मैं, और मैंने यहाँ पर अपने आपको कैटेगरी 5 का बताया। ठीक है, ओके। हुज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। ठीक, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। मतलब कुछ केसेस में क्या होता है कि पापा जो है वो यू नो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मम्मा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप किसको कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी 5 को चुना है। अगर मैं यहाँ कैटेगरी 1 चूज कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, मदर है, फादर है, दिख रहा है। तो आप कैटेगरी 1 लेंगे, 2 लेंगे, तब भी यहाँ पे दिखेगा। आप 3 देंगे तो भी आपको यहाँ दिखाई देगा, 4 देंगे तो भी आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट दिखाएंगे अपने आप को कि मैं प्राइवेट हूँ, ये बंद। अब ना मदर दिखाई दे रहा है ना फादर, और ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको वाइजली चूज करना है कि आपके घर में मम्मी या पापा में से दोनों में से कौन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके लिए आप ट्रांसफ़र काउंट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? जिसके पिछले 7 साल में जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए होते हैं, उसका एडमिशन के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जिसकी जैसे अगर कोई दो लोग हैं जो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, दोनों ही कैटेगरी 1 के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है दोनों, लेकिन एक है जिसने पिछले 7 साल में एक बार ट्रांसफ़र लिया, और दूसरा है जिसने पिछले 7 साल में 3 बार ट्रांसफ़र लिया। तो पहले जो चांस दिया जाएगा वो 3 ट्रांसफ़र वाले को दिया जाएगा। तो मैंने कैटेगरी 5 दिखाया, नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गए हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाना है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करके आपको जहाँ भी है वहाँ से आप इन दोनों को अपलोड कर देंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने सैंपल के लिए कोई भी 2 फाइल्स ले ली हैं, और आपको दिखाने के लिए पहले ये अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि ये 256 KB से बड़ा था मेरा साइज़ पिक्चर्स का। अब देखते हैं, मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, और इट इज़ डन। अब मैंने जो किया है, मैंने ऐसी फाइल्स ली है जो जेपीजी हो, जो इस फॉर्मेट इसने दिया है जेपीजी का, और वो 256 KB से कम होना चाहिए। तो ये मैंने अपलोड कर दिया, डन। और फिर मैं बढ़ूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट। ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। फिर मैं आई हैव रेड द अबव इंफॉर्मेशन, और आप जाइए सेव टू प्रीव्यू। ओके, तो एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये एप्लीकेशन है फॉर एडमिशन इन दिल्ली कैंट नंबर 1 शिफ्ट 1। लॉगिन कोड आ गया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई, नाम आ गया बच्चे का, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो हमने
इसमें फिल की थी। ठीक है, इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई विद दिस, राइट। अब आप जो है इस एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम वहाँ भूल गए वो ये है कि हमें विद्यालय 2 और विद्यालय 3 भी सेलेक्ट करना था, तो हम उसी वाले पेज पर वापस आ गए हैं। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे दूसरा विद्यालय, सेम तरीके से दिल्ली जाएंगे और फिर वहाँ से हम कैंट नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, और सेम वही सारा प्रोसेस वही करना है जो हमने पिछली बार किया था, कैटेगरी 5 और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद ऊपर वापस आइए, थर्ड विद्यालय सेलेक्ट कीजिए, सेम वही दिल्ली। तीसरा विद्यालय आप लीजिए, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ कैंट नंबर 3। यहाँ पर भी आप बताइए कि कितना डिस्टेंस है उस विद्यालय का आपके घर से। अगर आप कंफर्म नहीं है तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर भी नो, यहाँ पर कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है वो भरिए, अगर फिफ्थ भरेंगे तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। और यहाँ देखिए हमने तीनों भर दिए, फिर आप बस नेक्स्ट करते जाइए। और यहाँ पर हमने अपलोड कर ही दिए हैं डॉक्यूमेंट्स पहले से। नेक्स्ट जाएंगे और ये डिक्लेरेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप ये करेंगे क्लिक, तो पहले सेव टू प्रीव्यू, फिर प्रीव्यू और फिर सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपके पास एक सबमिशन कोड भी आ जाएगा। मैं इस एप्लीकेशन को सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सीट जो है मतलब अननेसेसरी, जब कोई मुरली प्रसाद शर्मा है ही नहीं तो उसके लिए एडमिशन, ये सिर्फ सब कुछ मैंने आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए किया है। तो मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, आप बस सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद प्रीव्यू कीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। मेरी तरफ से बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अपना लॉगिन कोड और अपना सबमिशन कोड दोनों ही चीज़ों को बहुत संभाल के रखिएगा। बस मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।